नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलो पीसीएस में। साथियों, ये हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, अभी हम लोग रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं और ये आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों वर्धन वंश। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको मौर्य वंश पूरा का पूरा पढ़ा दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम चर्चा करेंगे वर्धन वंश की और पूरा का पूरा वर्धन वंश हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। तो अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हो, देखो समझ लो, मैंने पहले भी कई बार बताया है, अगर आप बीपीओ बनना चाहते हो तो बीपीओ बनने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आपको पैट अच्छे से देना पड़ेगा। जब तक पैट 26 में आपका 70 प्लस स्कोर नहीं होगा तब तक आप ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं बन पाओगे। तो ये समझ लो, बीपीओ बनने के लिए ये प्री एग्जाम है जो आपको पास करना पड़ेगा। तो पैट को बहुत सीरियस लेना है और इसको कैसे हम पास करेंगे अच्छे नंबर से, हमारे साथ जीएस का हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस करा के देंगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश की, या जिसे हम कहते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश का एक अन्य नाम क्या है? वर्धन वंश का एक अन्य नाम है पुष्यभूति। लिख देता हूं, पुष्यभूति। तो चाहे वर्धन वंश कह लो चाहे पुष्यभूति वंश कह लो, एक ही बात है, याद रखिएगा। संस्थापक कौन है इसका? इस वंश का संस्थापक साथियों पुष्यभूति है और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति इस वंश के संस्थापक हैं, याद रखना। ये तो आसान सी बात है, आप लोग बता ही दोगे, ठीक है। और इनका जो क्षेत्र है जहां पर ये लोग शासन कर रहे हैं, इनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है साथियों हरियाणा का। तो हरियाणा के क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं, हरियाणा के क्षेत्र में ये लोग शासन कर रहे हैं और इनके वंश का नाम है वर्धन वंश और वर्धन वंश का संस्थापक है पुष्यभूति वंश, मतलब सॉरी पुष्यभूति। अब पुष्यभूति के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक इसकी गद्दी पर आया उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। अच्छा, हिस्टोरिकली प्रभाकर वर्धन ने भी ऐसा कुछ खास काम नहीं किया है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, या हम कहें बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ ऐतिहासिक या बहुत बड़ा कोई काम किया हो, ऐसा भी नहीं है। वर्धन वंश में अगर हम बात करें प्रभाकर वर्धन की, तो प्रभाकर वर्धन इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी जो संतानें हैं वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो वर्धन वंश में जो प्रभाकर वर्धन हैं, इनकी बेसिकली 3 संतानें हैं। सबसे पहले बड़ा बेटा जिसका नाम है राज्यवर्धन, ठीक है। दूसरा बेटा जिसका नाम है हर्षवर्धन और एक बेटी जिसका नाम है राज्यश्री। तो इनके 3 संतानें हैं। पहले बेटे का नाम राज्यवर्धन, दूसरे बेटे का नाम जो छोटा है उसका नाम है हर्षवर्धन और एक बेटी जिसका नाम है राज्यश्री, ठीक है। अब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद प्रभाकर वर्धन ने तय किया कि मेरे बाद गद्दी पर बैठेगा कौन? मेरे बाद गद्दी पर बैठेगा मेरा बड़ा पुत्र यानी राज्यवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? प्रभाकर वर्धन के बाद गद्दी पर बैठा उनका सबसे बड़ा बेटा, या हम यहाँ पे लिखेंगे इनके बाद ये व्यक्ति जो है प्रभाकर वर्धन राजा बना। और जो राज्यश्री है इसकी शादी कर दी गई। इसकी शादी किसके साथ हुई? इसकी शादी हुई कन्नौज में मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ। इनका विवाह किसके साथ हुआ? इनका विवाह हुआ कन्नौज में मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ, ठीक है। तो याद रखना, ग्रहवर्मा के पिता का नाम है अवंती वर्मन और अवंती वर्मन का बेटा है ग्रहवर्मा और ग्रहवर्मा से शादी कर दी गई प्रभाकर वर्धन की बेटी राज्यश्री की, ठीक है। अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि ये राजा बन गया, इनकी शादी हो गई और ये छोटा भाई है तो ये आराम से अपना शासन को देख रहा है, समझ रहा है कैसे क्या चल रहा है। अब होता है क्या? होता है ये कि कन्नौज पर साथियों जहां पर राज्यश्री है वहां पर बंगाल का गौड़ वंशीय शासक जिसका नाम है शशांक, तो शशांक यहां हमला कर देता है। शशांक जो है साथियों वो क्या करता है, शशांक
शशांक कौन है? शशांक है बंगाल का गौड़ वंशीय शासक। गौड़ शासक, बंगाल का गौड़ वंशीय शासक शशांक कन्नौज पर हमला करता है और कन्नौज पर हमला करके ग्रहवर्मा की हत्या करा देता है, ग्रहवर्मा को मार डालता है। ग्रहवर्मा की कहानी खत्म हुई। राज्यश्री, चूंकि इनके क्षेत्र पे हमला हो चुका है, कन्नौज पर हमला हो चुका है, पति मारे जा चुके हैं, तो राज्यश्री जंगल में चली गई। ये जंगल में चली गई ताकि इनके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। अब ये सूचना जब मिलती है राज्यवर्धन को, तो राज्यवर्धन अपनी बहन और जीजाजी की हत्या का बदला लेने के लिए सीधे कूच करते हैं। कहां? सीधे कूच करते हैं कन्नौज में। राज्यवर्धन की राजधानी क्या है? तो राज्यवर्धन की राजधानी है साथियों थानेश्वर। थानेश्वर, या हो सकता है कहीं कहीं आपको स्थानेश्वर दिखाई दे जाए, एक ही बात है। तो यहां से सीधे कन्नौज कूच करते हैं और कन्नौज में जब ये पहुंचते हैं तो कन्नौज में इनका इंतजार कर रहा होता है शशांक, और शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो शशांक जो था वो इतना धूर्त था कि इसके जीजाजी को भी मार डाला, और जब ये वहां पहुंचा, जब राज्यवर्धन अपनी बहन को बचाने कन्नौज पहुंचा, तो शशांक ने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। हत्या किसने कर दी? शशांक ने कर दी। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि ना तो कन्नौज में कोई राजा है और ना ही थानेश्वर में कोई राजा है। तो बचा कौन? बचा हमारा इकलौता हर्षवर्धन। तो इन परिस्थितियों में साथियों हर्षवर्धन बना थानेश्वर का राजा। अब थानेश्वर की गद्दी पर कौन आ गया? थानेश्वर की गद्दी पर आ गया साथियों हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन ऐसी कठिन समस्याओं में गद्दी पर बैठा है कि उसको बड़े बड़े फैसले लेने हैं। बड़े बड़े फैसले क्या लेने हैं? बड़े बड़े फैसले ये लेने हैं कि अपने स्टेट को बचाए, या अपनी बहन के राज्य को बचाए, या अपनी बहन को बचाए। बहुत सारी जो है चीज़ें उसके सामने चल रही हैं। तो 606 ईस्वी में साथियों, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन इस थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, और इसने जो पहला काम किया वो ये कि इसने डायरेक्टली जाकर के शशांक के ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि जानता था शशांक तैयार बैठा होगा, जैसे मेरे भाई को मार डाला वैसे मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो गद्दी पर बैठने के बाद जो पहला इसने काम किया वो ये कि जो बहन इसकी जंगल में खो गई थी उसको खोजा। तो दिवाकर मित्र नामक भिक्षु की सहायता से राज्यश्री को खोजा। भाई पहली प्रायोरिटी क्या थी? जो जिंदा है उनको बचाया जाए। तो राज्यश्री जो जंगल में खो गई थी, जंगल में भाग गई थी, उनका इसने पता लगाया। किसके माध्यम से? दिवाकर मित्र नामक एक बौद्ध भिक्षु के माध्यम से इन्होंने जो है अपने बहन को बचाया। ठीक है। और इसके पश्चात जो दूसरा कार्य किया वो ये कि एक तो अपना राज्य तो है ही जहां का ये राजा है, ठीक है, लेकिन बहन का राज्य भी तो अब खाली है, वहां पर भी तो कोई नहीं है। तो दूसरा इसने काम किया कि राजधानी जो है, राजधानी को इसने चेंज किया और राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके ले गया कन्नौज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, पेपर में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न कि बताइए हर्षवर्धन ने राजधानी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करी, तो आप बताओगे हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफ़र करी। अब थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफ़र करते ही एक बड़ा क्षेत्र इसके पास आ गया, हरियाणा का क्षेत्र था ही। दूसरी बात, अपनी बहन का जो क्षेत्र था, जो इसकी बहन जहाँ पे शासन कर रही थी अपने पति के माध्यम से, वो भी क्षेत्र इसके पास आ गया। और कन्नौज को उस समय जो नाम था कन्नौज का, वो कन्नौज नहीं था, कन्नौज का नाम था कान्यकुब्ज। तो कन्नौज का पुराना नाम आप लोगों को याद रखना है, पेपर में आ सकता है। तो कान्यकुब्ज इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली, जिसे आज हम कहते हैं साथियों इसको कन्नौज। इसके पश्चात इसने अपने भाई की मृत्यु का भी बदला लिया और हर्षवर्धन ने गौड़ वंशीय शासक शशांक को भी पराजित किया, जो आपको ध्यान रखना है। अब जब ये सारी चीजें शांत हो गई तो इसने कुछ क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया। अब अगर हम हर्षवर्धन का क्षेत्र देखें
तो हरियाणा इसके पास था ही, अब हरियाणा है मतलब दिल्ली भी इसके पास था, प्लस कन्नौज भी इसके पास हो गया, तो उत्तर भारत का बहुत सारा इलाका इसके पास था। ठीक, गंगा के उत्तर का सारा इलाका इसके पास मौजूद था। तो इसने सोचा क्यों ना दक्षिण भारत की तरफ एक बार कूच करी जाए और दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास किया जाए। तो इसने मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, नर्मदा की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, और वहां पर इसका सामना हुआ पुलकेशियन द्वितीय से, और पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। तो एक पॉइंट हम यहां नोट करेंगे, 618 ईस्वी में पुलकेशियन द्वितीय ने, पुलकेशियन सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। हर्षवर्धन की कहानी इसने उत्तर भारत तक सिमटा दी और कहा कि आप दक्षिण भारत में एंट्री नहीं करोगे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए किसने हर्षवर्धन को पराजित किया, तो आप बताओगे पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। अब ये तो हुआ थोड़ा राजनीति, लेकिन हर्ष की पहचान जो है, हर्षवर्धन की जो पहचान है वो राजनीति से ज्यादा इसके सांस्कृतिक चीजों के लिए है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। अब हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन स्वयं बहुत उच्च कोटि का साहित्यिक विद्वान था, इसको बहुत सारे साहित्य की नॉलेज थी, और इस वजह से कहा जाता है हर्षवर्धन ने काफी सारे नाटक लिखे, और ऐसी मान्यता है कि इन नाटकों को स्वयं हर्षवर्धन ने लिखा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाटकों के नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इनको आपको याद रखना है कि इन नाटकों का रचनाकार हर्ष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हर्षवर्धन ने इन नाटकों की रचना की। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयं इन्होंने रचना नहीं की, और एक व्यक्ति जिनका नाम था शवक, उनके माध्यम से, तो शवक नामक कवि के माध्यम से हर्षवर्धन ने ये तीनों नाटक लिखे। लेकिन हर्ष राजा था तो नाम फिर इसी का ही चलता है। तो आप ध्यान रखना, इन नाटकों का रचनाकार कौन माना जाता है? हमारा हर्षवर्धन माना जाता है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे विद्वान, साहित्य के विद्वान हर्ष के दरबार में थे। उदाहरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी हैं, पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और बाणभट्ट ने काफी सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की जिनके नाम है, पहला तो बहुत ही फेमस है जो कई बार एग्जाम में आया है, वो है हर्षचरित, बहुत फेमस, कई बार एग्जाम में आ चुका है। दूसरा है कादंबरी। तो हर्षचरित तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो आप बताते हो हर्षचरित के रचनाकार हैं स्वयं बाणभट्ट। दूसरे इनके दरबार में एक व्यक्ति थे मयूर भट्ट, जिन्होंने रचना की है सूर्य शतक की। कहा जाता है उन्हें एक बार कोढ़ हो गया था, तो किसी ने बताया कि अगर आप सूर्य की उपासना करो तो कोढ़ आपका ठीक हो जाएगा, और तब उन्होंने भगवान सूर्य के लिए सूर्य शतक नामक पुस्तक लिखी और आश्चर्यजनक रूप से उनका कोढ़ ठीक हो गया। तो ये भी इनके दरबार में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे बाणभट्ट हैं। इनके दरबार में एक चीनी यात्री भी आया जो काफी फेमस है और सब लोग उसके बारे में जानते हैं, और उसका नाम है साथियों ह्वेनसांग। ह्वेनसांग, चलिए बात करते हैं ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग कौन है? तो दुनिया जानती है, ह्वेनसांग है एक चीनी यात्री जो लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। 630 ईस्वी से लेके 645 ईस्वी तक भारत में इसने निवास किया, भारत में रहा, भारत में घूमा फिरा, और भारत के बारे में इसने बहुत सारी बातें अपनी किताब में लिखी। ठीक है, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री जो है, इसकी जो बुक है, जो 15 सालों तक जो यहाँ रहा है, ये उसके आधार पर इसने एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है,
इसकी बुक का नाम है सी यू की, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो बुक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी बुक का नाम है साथियों सी यू की। और ह्वेनसांग चूंकि एक बौद्ध धर्मावलंबी था, इसलिए इसने उन सभी क्षेत्रों की यात्रा की जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए थे। इसी कारण से ह्वेनसांग को कहा जाता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार हम किसे कहते हैं? तीर्थयात्रियों का राजकुमार हम कहते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने साथियों नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने पढ़ाई करी, याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई की। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध शाखा की पढ़ाई की। महायान बौद्ध की पढ़ाई 18 महीने करी। तो 18 महीने तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति जो हुआ करता था उनका नाम था शीलभद्र, याद रखना। इस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वो था शीलभद्र। पेपर में पूछा जाता है ये सवाल कि जिस समय ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा पर आया उस समय वहाँ का प्रिंसिपल कौन था, ठीक है। तो इसने काफ़ी सारी जो है चीज़ें यहाँ लिखी इस किताब में, ठीक। तो ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम हर्षवर्धन के समय की और अन्य महत्वपूर्ण बातों को देखें। अब इस किताब में बहुत सारी जानकारी है सीयू की में, लेकिन वो सब आपके एग्जाम में काम की नहीं है, ठीक। ज़्यादा अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 5 नंबर में हमारा पूरा इतिहास पूछा जा रहा है, तो हमें केवल टू द पॉइंट ही चीज़ों को रखना है। हर्षवर्धन के बारे में अन्य जो महत्वपूर्ण बात है वो है ये कि हर्षवर्धन ने प्रारंभ कराया साथियों मोक्ष परिषद। हर्षवर्धन क्या कराता था? हर्षवर्धन मोक्ष परिषद का आयोजन कराता था। मोक्ष परिषद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मोक्ष परिषद का आयोजन जो है इसने कराया। और मोक्ष परिषद कहा जाता है 2 जगह हुआ करती थी, प्रयाग में एवं कन्नौज में। इस मोक्ष परिषद में दुनिया भर के विद्वान, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के विद्वान इसमें आते थे। इनमें हर्षवर्धन भी शामिल होता था। और कहा जाता था कि इस मोक्ष परिषद में हर्षवर्धन अपनी समस्त संपत्ति को दान कर दिया करता था और वहाँ से बिल्कुल नग्न होकर के वापस लौटता था। और फिर जो है फिर से संपत्ति इकट्ठी करता था और फिर से मोक्ष परिषद का आयोजन करा करके अपनी संपत्ति को समाप्त कर दिया करता था। ऐसी भी मान्यता है कि इसी के समय पर, हर्षवर्धन के समय पर ही कुंभ मेला स्टार्ट हुआ, कुंभ मेला शुरू हुआ। ऐसी मान्यता है कि इसी के समय में कुंभ मेला शुरू हुआ। कुंभ मेला के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुंभ मेला बृहस्पति ग्रह की स्थिति के हिसाब से लगता है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बृहस्पति ग्रह की स्थिति के अनुसार ये मेला लगता है, क्योंकि बृहस्पति सूर्य का चक्कर 12 वर्षों में लगाता है, इसीलिए कुंभ मेला भी 12 साल में एक बार लगता है। और टोटल 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है और उज्जैन में लगता है। अभी जो कुंभ मेला लगने वाला है जो लगेगा कुछ समय में, वो लगेगा कहाँ? हरिद्वार में, उत्तराखंड। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कुंभ मेला किसकी स्थिति के अनुसार लगता है। तो कुंभ मेला 12 वर्षों में, अर्ध कुंभ 6 वर्षों में और महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारी जानकारी हुई किसके बारे में? ये सारी जानकारी हुई हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद जो है ऐसा कुछ खास है नहीं जो हम इसके बारे में हम पढ़ें। लास्ट
जैसे ही वर्धन वंश कमजोर पड़ता है तो एक चीज यहाँ और आप नोट कर लो, एक फैक्ट और नोट कर लो, वो है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, ये पेपर में जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है हर्षवर्धन के समय के बाद। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था। तो 3 लोग इसमें शामिल हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये आप स्पेशली ध्यान रखना। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल है? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट। तो ये 3 वंश इसमें सम्मिलित है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारा वर्धन वंश हुआ समाप्त। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको यहाँ पर पेपर में पूछा जाए, इतना ही है इसमें। तो ये हुआ हमारा साथियों वर्धन वंश। अब वर्धन वंश से जब हम आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक जो हमारा अगला दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, वो दिया हुआ है गुप्त वंश। तो चलिए आज ही की क्लास में हम लोग निपटा देते हैं गुप्त वंश। ठीक है, पूरा का पूरा गुप्त वंश हम लोग आज की क्लास में निपटा देते हैं। गुप्त वंश का समय देख लो, 319 से 540 ईस्वी, ये इसका समय है। 319 से 540 ईस्वी तक गुप्त वंश रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कई बार कि गुप्त वंश को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन एरा है। स्वर्ण युग का यहाँ क्या मतलब है? स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारा सोना था, चारों तरफ सोने ही सोना था। हालांकि इसी समय में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर सोने का मतलब ये नहीं है कि चारों तरफ सोना है। यहाँ पर सोने का मतलब है कि भारत इस समय पर हर दिशा में तरक्की कर रहा था। गुप्त काल में हमने साहित्य में भी तरक्की करी, उदाहरण के लिए कालिदास। हमने विज्ञान में भी तरक्की करी, उदाहरण के लिए आर्यभट्ट। हमने चिकित्सा क्षेत्र में भी तरक्की की, उदाहरण के लिए धन्वंतरी। हमने ज्योतिष के क्षेत्र में भी तरक्की करी। ठीक है, तो हर क्षेत्र में हमने कला में भी तरक्की करी। ठीक है, और हमने पेंटिंग में भी तरक्की करी, हमने हर क्षेत्र में तरक्की करी, हमने विज्ञान में भी तरक्की करी, हर क्षेत्र में हमने अपने आप को आगे बढ़ाया। इसीलिए चूँकि हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे थे, हर दिशा में अच्छा काम कर रहे थे, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे पेंटिंग हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा गुप्त काल में ही हो रहा था। इसी वजह से गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। ठीक है, अब हम बेसिक फैक्ट जो इसके हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस वंश के संस्थापक कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? श्रीगुप्त। याद रखना, कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद जो अगला व्यक्ति गद्दी पर बैठा उनका नाम है घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद जो गद्दी पर बैठा उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। तो आप हेडिंग डालिए अब चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ही है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, जिनका समय है 319 से 334 ईस्वी इनका समय है। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। याद रखना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त। पेपर में अगर सवाल आता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, और पेपर में हमारे श्रीगुप्त दिया हुआ है, तो आप उसी को लगाना। लेकिन अगर वास्तविक शब्द उसने जोड़ दिया कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो फिर आपको जवाब देना होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस समय से गद्दी पर बैठा, कब से गद्दी पर बैठा?
319 ईस्वी में ही तो गद्दी पर बैठा है। इसी दिन से हमने शुरू कर दिया, हमने एक नया कैलेंडर 319 ईस्वी से स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं गुप्त संवत। अब गुप्त लोगों का है तो गुप्त संवत ही होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कब से शुरू हुआ है, ये ध्यान रखना। गुप्त संवत स्टार्ट हुआ है 319 ईस्वी से। गुप्त संवत किसने स्टार्ट कराया, तो आप जवाब दोगे चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है जो चंद्रगुप्त प्रथम से जुड़ी हुई है। और इसी दिन इसने अपनी पत्नी और अपने नाम से एक सिक्का भी चलाया। जिस दिन इसने गुप्त संवत स्टार्ट किया उसी दिन इसने अपना और अपनी पत्नी के नाम पे राजा रानी सिक्का भी चलाया। ठीक है, सिक्के बहुत चलाए हैं गुप्ताओं ने, वो हम आगे देखेंगे। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं चंद्रगुप्त प्रथम में। बस सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये इस वंश का वास्तविक संस्थापक है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसने गुप्त संवत स्टार्ट किया, जो कब से स्टार्ट हुआ है, 319 ईस्वी से। ठीक है, राजा रानी सिक्का भी चलाया है, बट वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो अगला जो शासक आ जाएगा उसका नाम है साथियों समुद्रगुप्त। तो हेडिंग हम आगे लगाएंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रतापी है, और इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इसका समय है 335 से 380 एडी। ठीक है, 335 से 380 ईस्वी तक गद्दी पे रहा है कौन, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसे हम लोग कहते हैं भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। लेकिन याद रहे ये तुलना गलत है। तुलना गलत इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त पहले हुआ है, नेपोलियन बाद में हुआ है। तो तुलना जो होती है वो पहले वाले से होती है, ना कि बाद वाले से। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपका व्यवहार गांधी जी की तरह है तो तुलना सही है, क्योंकि गांधी जी आपसे पहले थे, लोग समझ जाएंगे कि जैसा गांधी जी का व्यवहार था वैसा ही इस आदमी का व्यवहार है। लेकिन अगर मैं कहूं कि गांधी जी का व्यवहार जो है राम सिंह की तरह है, जो मेरे पड़ोसी हैं, तो गांधी जी पहले हो गए, राम सिंह बाद में हो गए, तो राम सिंह कौन, राम सिंह उन्हें कोई जानता भी है। तो तुलना जो है ज्यादा वाले से होती है, कम वाले से नहीं। लेकिन हमारा इतिहास अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया, इस वजह से उन्होंने अपनी चीजों को बड़ा चढ़ा के दिखाया। और फ्रांस के शासक नेपोलियन से तुलना कर दी, किसकी, समुद्रगुप्त की। लेकिन वास्तविकता में होना क्या चाहिए था, वास्तविकता में होना चाहिए था कि नेपोलियन को कहा जाता फ्रांस का समुद्रगुप्त, तब मजा आता। असली जो तुलना थी वो ये थी। लेकिन चलिए ठीक है, अंग्रेजी इतिहासकार हमारे यहाँ बहुत सारे रहे हैं, इसीलिए इसे थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो उपाधि है ये दी किसने है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये दी है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ये उपाधि इन्हें दी है अपनी बुक, जिसका नाम है साथियों अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपनी बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने बहुत सारी तारीफ करी समुद्रगुप्त की, और साथ ही उपाधि दे दी कि इसे तो हम भारत का नेपोलियन कहेंगे। अब हम उपाधि की बात करते हैं। इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं, जो सबसे फेमस है वो तो यही है, भारत का नेपोलियन। लेकिन कुछ और भी है, जैसे परम भागवत, ये महत्वपूर्ण है। परम भागवत ये उपाधि है। दूसरा कविराज। कविराज क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने सिक्कों पर स्वयं को वीणा बजाते हुए दिखाया है, इसलिए इनको कहा जाता है कविराज। ठीक है, याद रखना। ठीक, इसके अलावा परम भागवत, कविराज, और एक है इसमें अश्वमेध पराक्रमांक। अश्वमेध पराक्रमांक, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, इसलिए एक इनकी उपाधि हुई अश्वमेध पराक्रमांक। ठीक है, और एक इनकी उपाधि है व्याघ्र पराक्रमांक, क्योंकि व्याघ्रों को इन्होंने जीता, टाइगर को इन्होंने जीता, तो इस वजह से इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। ठीक है, कविराज की उपाधि थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इनके सिक्कों पर इन्हें मतलब समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया है। वीणा बजाते हुए दिखाया है,
तो वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं समुद्रगुप्त, इसलिए इन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त हुई। अब इनके समय की जो जानकारी है, समुद्रगुप्त के समय की जो जानकारी है, वो हमें कहां से मिलती है साथियों? वो हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग तो जगह का नाम है, जिसे आज भी हम प्रयाग कहते हैं, पहले इलाहाबाद कहते थे। और प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा, प्रशंसा करना, प्रशस्ति करना, एक ही बात है, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरिसेन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। प्रयाग प्रशस्ति की शैली क्या है? चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति से क्या जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से क्षेत्रों को जीता। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख से प्राप्त होगी, ठीक है। हाँ, समुद्रगुप्त के समय की जानकारी एक अभिलेख और देता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऐरण अभिलेख, ठीक है। यहां पे लिखेंगे भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। ये अभिलेख भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, लेकिन ये फेमस इसलिए नहीं है कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, बल्कि भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख इसलिए फेमस है क्योंकि ये सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है। ठीक, तो पहला अभिलेख जो सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है वो कौन सा है? वो है भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, जो काफी महत्वपूर्ण है। और इसकी भाषा भी संस्कृत है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति की है। इसकी भाषा भी क्या है? संस्कृत। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त में इतना ही है जो आपको याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। भारत का नेपोलियन कहते हैं, परम भागवत, कविराज, अश्वमेध पराक्रम उपाधि है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति इनकी विजय की जानकारी देती है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन, भाषा संस्कृत, शैली चंपू, और भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, जो कि सती प्रथा की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है। अब कहा जाता है कि इनके बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो इनके बाद गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसकी उपाधि विश्वविख्यात है विक्रमादित्य। ठीक, तो अब इनके बाद गद्दी पर कौन आ गए साहब? इनके बाद गद्दी पर आ गए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से 414 ईस्वी तक। अब कहा इनके बारे में देखो बहुत सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि इनसे पहले इनका एक कमजोर भाई जिसका नाम था रामगुप्ता, वो गद्दी पर बैठा और रामगुप्ता के समय पर शकों का आक्रमण हो गया और शक उनकी बीवी उठा के ले गए। बाद में विक्रमादित्य को जब ये बात पता चली कि हमारी भाभी जी को उठा ले गए हैं, तो भाभी को बचाने के लिए उन्होंने एक स्त्री का वेश रखा और फाइनली जाकर के उन्होंने शकों की हत्या कर दी और अपनी भाभी को बचा करके लाए। वापस आने के बाद उन्होंने अपने भाई रामगुप्त को भी मार डाला और अपनी भाभी से शादी कर ली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उनका नाम था ध्रुव स्वामिनी देवी। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कुल मिला के गद्दी पर बैठ गए विक्रमादित्य चंद्रगुप्त। ठीक है, रामगुप्त वाली कहानी बस दिमाग में रखना, वो पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, अब गद्दी पर बैठने के बाद इनकी उपाधि हम देखते हैं कि इनकी उपाधि क्या है। तो उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है। पहली इनकी उपाधि है शकारी, शकारी यानी शकों के दुश्मन। अभी मैंने बताया था ना, शकों के साथ इनका युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने शकों को हरा दिया था। ठीक है, दूसरी इनकी उपाधि है परम भागवत। पेपर में देखो कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि गुप्ताओं की उपाधि क्या थी, तो वहां ऑप्शन में आपको दिखाई देगा परम भागवत। विक्रमादित्य तो उपाधि है ही, ठीक है, और ये उपाधि भी आपके सामने है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, विक्रमादित्य।
तो शकारी, परम भागवत और विक्रमादित्य इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनके दरबार में थे नवरत्न। इनके दरबार में निवास करते थे कौन? नवरत्न, जो कि अपने अपने क्षेत्र के मास्टर थे, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान थे। अब जरा बात कर लेते हैं नवरत्न कौन कौन से थे। सबसे पहला नाम आता है इसमें महाकवि कालिदास का। महाकवि कालिदास। कालिदास बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी बहुत सारी किताबें भी हैं, ठीक है। मेघदूतम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम है। तो कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। इनको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग सुन लो, ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम और कुमार संभवम, ये इनकी किताबें हैं। और कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर, ठीक है। इनकी किताबें हैं जो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। इनकी किताबों के नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत ही फेमस, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है। इनकी बुक्स है ये सारी की सारी। विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, और कुमार संभवम, ठीक, और ठीक है, ये हो गया। इसमें एक इनका और रह गया जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, इनमें से कोई भी पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले विद्वान है हमारे पास कालिदास। कालिदास के बाद दूसरे विद्वान है हमारे पास वराहमिहिर। वराहमिहिर, वराहमिहिर हमारे पास दूसरे नंबर के विद्वान हैं। और वराहमिहिर की कुछ बुक्स हैं जिनके नाम है व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहद जातम। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, ठीक है, और बृहद जातम, और एक इनकी बुक है बृहद संहिता। तो ये तीन किताबें हैं जो लिखी हैं किसने? वराहमिहिर ने। वराहमिहिर, ठीक है। फिर है अगले हमारे पास, अगले जो नवरत्न हैं उनका नाम है, अब बस आपको नाम ही नोट करने हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तीसरे नंबर के हैं शंकु, ठीक है। चौथे नंबर के हैं छपड़क। पांचवें नंबर के हैं घटपर्णक, ठीक है। छठे नंबर के हैं अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में पूछा जाता है कि अमर सिंह कौन थे। तो ये एक लेक्सिकोग्राफर थे, यानी डिक्शनरी बनाने वाले थे, ठीक है। तो याद रखना, इन्होंने अमरकोश नाम से एक किताब भी लिखी है। सातवें नंबर के हैं वररुचि। आठवें नंबर के हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी हम लोग जानते ही हैं, धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के। और नौवें नंबर के हैं बेताल भट्ट। हो गए क्या? शंकु, छपड़क, घटपर्णक, धन्वंतरी हो ही गए, वररुचि हो ही गए, अमर सिंह हो ही गए, बेताल भट्ट नौवें नंबर के हैं, बेताल भट्ट। तो ये हैं हमारे 9 विद्वान, ठीक है।
वेताल भट्ट की एक बहुत ही फेमस बुक है जो आपको पता होनी चाहिए, इसका नाम है सिंहासन बत्तीसी। ठीक है, तो ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। शंकु है एक वास्तुकार, छपड़क है ज्योतिष। अमर सिंह मैंने आपको बताया, ये एक लेक्सिकोग्राफर है। घटपर्णक मुख्य सलाहकार थे, धर्मंतरी चिकित्सक है। और वेताल भट्ट एक तरीके से हमारे जादूगर हैं, जिनकी बुक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। अब इनके समय में काफी महत्वपूर्ण लोग भी हैं, जैसे एक इसमें नाम आता है आर्यभट्ट का। इन्हीं के समय पर मौजूद है कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन है? वही व्यक्ति जिन्होंने शून्य की खोज की, पहली बात। वही व्यक्ति जिन्होंने दशमलव प्रणाली की खोज की, ये भी इन्हीं के समय पे है। दशमलव डेसिमल सिस्टम किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। ठीक है, और इन्हीं की एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टीय। इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? आर्यभट्टीय। ये इनकी बुक है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा पाई का मान इन्होंने निकाला। पाई हम लोग जानते हैं ना, पाई 22/7 वाला। पाई का मान 3 स्थानों तक शुद्ध निकाला। 3 स्थानों तक इन्होंने पाई का मान बिल्कुल शुद्ध निकाला। किसने? आर्यभट्ट ने। अगले जो विद्वान हैं इनके समय पे, वो है वात्स्यायन। वात्स्यायन की बुक बहुत ही फेमस है, कामसूत्र। आप लोग इसको याद रखना, कामसूत्र देख लें। वीडियो हमारी बन भी रही है कि नहीं, अटक तो ना गई कहीं? चलो, वीडियो हमारी बन रही है। वात्स्यायन जो है, वात्स्यायन ने रचना करी है कामसूत्र की। और विक्रमादित्य के समय पर ही भारत आया एक और चीनी यात्री, एक तो हमने अभी पढ़ा ह्वेनसांग, और ये है फाहियान। तो फाहियान नाम का चीनी यात्री भी विक्रमादित्य के समय पर आया है। ये भी लगभग 15 साल भारत में रहा। 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा है, करीब 15 साल। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, फाहियान याद रखना। इसकी पुस्तक का नाम भी देख लो आप लोग, इसकी बुक, क्योंकि इनकी बुक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी बुक का नाम है फू को की। ठीक है, ये इसकी बुक है। एक चीज और एग्जाम में पूछता है कि चीनी ग्रंथों में, जो चाहे फाहियान के द्वारा लिखे गए हैं या फिर लिखे गए हैं किसके द्वारा? ह्वेनसांग के द्वारा, इन पुस्तकों में भारत को क्या कहा जाता है? तो भारत को इन पुस्तकों में जो नाम दिया गया है वो है यिन-टू या फिर इन-टू। और यिन-टू या फिर इन-टू का मतलब क्या है? तो ये है चंद्रमा जैसा, ये ध्यान रखना। तो चीनी साहित्यों में भारत का नाम क्या मिलता है? तो चीनी साहित्यों में भारत का जो नाम मिलता है साथियों, वो है यिन-टू या फिर इन-टू, जिसका मतलब है चंद्रमा जैसा। ठीक है, अब इसकी 2 राजधानियां थी, याद रखना, महत्वपूर्ण बात है। विक्रमादित्य की 2 राजधानियां थी। राजधानी कौन कौन सी? पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी थी उज्जैन। और ये जो नवरत्न थे ना, ये उज्जैन के दरबार में ही बैठा करते थे। ठीक है, और इसने कुछ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करे जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि है मेहरौली का लौह स्तंभ, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है जिसका नाम है मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली के लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक का उल्लेख है, और वो चंद्र नामक शासक कोई और नहीं, वो है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो मेहरौली लौह स्तंभ में विक्रमादित्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है,
और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो जानकारी मिलती है वो एक बहुत ही फेमस बुक से मिलती है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी भाभी को बचाने के लिए स्त्री का वेश रखा और फिर शकों के टेंट में जाकर के शकों की हत्या कर दी। तो ये जो पूरी कहानी है कि अशोक ने कैसे अपनी भाभी का रूप बनाया और फिर कैसे जाकर के वो शकों के टेंट में गए और कैसे उन्होंने शकों को हराया, ये पूरी जानकारी इस बुक में मिलती है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, जिसके राइटर है विशाख दत्त। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण बुक है जो उसके बारे में जानकारी हमें देती है। ठीक है, इनके बाद जो है गद्दी पर आते हैं कौन? इनके बाद गद्दी पर आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठे? ये बैठे हैं कुमारगुप्त फर्स्ट। और कुमारगुप्त फर्स्ट का समय है 414 से 454। 414 से 454 ईस्वी तक समय है किसका? कुमारगुप्त प्रथम का। कुमारगुप्त के बारे में एक चीज याद रखो बस, जो सबसे महत्वपूर्ण काम इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण, इससे बस आने वाली एक ही चीज है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। याद रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। ठीक है, और इनके समय में ऐसा कुछ खास ऐसी चीज है नहीं। उपाधि चाहे तो इनकी देख लो, इनकी उपाधि है महेंद्रादित्य। ये इनकी उपाधि है बस, और इसमें ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए। इनसे जुड़ा हुआ बस नालंदा याद रखना, बात खत्म, और आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। कुमारगुप्त मतलब नालंदा, सीधे से याद रखो। इसके बाद गद्दी पर बैठे स्कंदगुप्त। इनके समय में भी कुछ खास नहीं हुआ। स्कंदगुप्त के समय पे जो है हूणों का आक्रमण हुआ। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय पे क्या हुआ? जो हूण लोग होते थे उन्होंने भारत पर हमला किया तोरमाड़ के नेतृत्व में, और इन्होंने उस हमले का जोरदार जवाब दिया। और अंत में हम नोट करेंगे गुप्त वंश का अंतिम शासक जिनका नाम है कुमारगुप्त या विष्णुगुप्त ने हम कहते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। याद रखना, विष्णुगुप्त है गुप्त वंश का अंतिम शासक, जिसे कुमारगुप्त तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त तृतीय। तो बस ये था हमारा। अब गुप्ताओं का जो राजनीतिक इतिहास था वो तो समाप्त हुआ, लेकिन इनके द्वारा बहुत सारे सांस्कृतिक कार्य और प्रशासनिक सुधार करे गए जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे इनका सोने का सिक्का जो होता था, गुप्ताओं का सोने का सिक्का, सोने का सिक्का या सोने की मुद्रा, इसको हम लोग कहते थे दीनार। याद रखना, गुप्ताओं की सोने की मुद्रा कहलाती थी दीनार। चांदी की जो सिक्का था, चांदी की मुद्रा जो कहलाती थी वो कहलाती थी रुपयक। चांदी की मुद्रा क्या कहलाती थी? रुपयक। ठीक है, और ये लोग कौड़ियों का भी इस्तेमाल करते थे, मुद्रा के तौर पर कौड़ियों का भी इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता था, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको यहां बताने का प्रयास करता हूं। देखो, गुप्त काल में ही साथियों पहली बार शिखर युक्त मंदिर
बनना शुरू हुए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शिखर युक्त मंदिर, ठीक है, पहली बार इतिहास में शिखर युक्त मंदिर कब बने? तो आप लोग इसका जवाब दोगे कि भारत के इतिहास में पहली बार शिखर युक्त मंदिर बने हैं किसके समय पे? गुप्ताओं के समय पे शिखर युक्त मंदिर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है साथियों कि इसी समय पर पहली बार मंदिरों में विमान बने। शिखर को हम लोग विमान के नाम से भी जानते हैं, विमान। विमान युक्त मंदिर बनना प्रारंभ हुए, ठीक। और इसमें अगर हम देखें एक सेकंड रुकेंगे। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि पहली बार यहां पर विमान युक्त मंदिर बनना शुरू हुआ। देखो विमान युक्त मंदिर का क्या मतलब है? देखो ये आज के समय में, मतलब इससे पहले जो मंदिर बनते थे वो इस तरीके से बनते थे बस। गुप्ताओं के समय में क्या हुआ? इसमें विमान बनने लगे। विमान मतलब ये चोटी जो है ये वाली, ये है ना, ये विमान मंदिर को एक अलग रूप देते हैं, ठीक है। और इसी विमान की वजह से ही मंदिर का अलग रूप हो जाता है और मंदिर दूर से ही पहचानने लगता है। तो गुप्त काल में ही शिखर युक्त मंदिर बने और पहला जो शिखर युक्त मंदिर बना वो बना देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पहला शिखर युक्त मंदिर गुप्त काल में बना और उस प्रथम मंदिर का नाम था देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भी याद रखना, पेपर पूछता है ये किस देवता को समर्पित है, तो आप बताओगे भगवान विष्णु। गुप्त काल में ही पहली बार ईंटों से मंदिर बनने प्रारंभ हुए। ईंटों से मंदिर बने पहली बार। इससे पहले जो मंदिर बनते थे वो काय के होते थे? वो पत्थरों के होते थे। पहली बार ईंटों से बना मंदिर किसके समय पे आया? गुप्त काल के समय पे आया। और जब पहली बार बने हैं तो कोई ना कोई मंदिर भी बना होगा, और वो मंदिर है ईंटों से बना भारत का पहला मंदिर है भीतर गांव मंदिर, जो कि पड़ता है कहाँ? कानपुर में। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये पड़ता है झांसी में, ठीक है। और भीतर गांव मंदिर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कानपुर में, ठीक। तो ये काफी महत्वपूर्ण मंदिर निर्माण कला है जो किसके समय पे आई? जो आई साथियों, जो हमें देखने को मिलती है गुप्त काल में, ठीक। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अजंता और एलोरा की गुफाओं की कला, अजंता एवं एलोरा गुफा चित्रकला गुप्तकालीन है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसमें जो चित्र है ये किसके समय पर बने हैं? ये सब गुप्त काल में बने हैं, ठीक। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें जो हैं यहां पर हमें दिखाई देती हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो अजंता की गुफा में जो 16 नंबर की गुफा है, क्योंकि बहुत सारी गुफाएं हैं इसमें, तो अजंता में 16 नंबर गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र बड़ा ही फेमस है। इसमें जो मरती हुई राजकुमारी का चित्र है जो गुप्तकालीन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और 17 नंबर गुफा को
चित्रशाला कहा जाता है, चित्रशाला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चित्र जो है बने हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं चित्रशाला। तो बहुत सारी इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पेपर में पूछी जाती है। तो अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकला तो फेमस है ही, इसके अलावा याद रखना बाघ गुफाएं भी चित्रकला के लिए फेमस है। बाघ गुफा चित्रकला भी गुप्त कालीन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो बाघ गुफा है ये भी साथियों गुप्त कालीन है और काफ़ी फेमस है। ये सब आपको जो है याद रखना है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, इनकी लोकेशन भी आप लोग याद रखना। अजंता एलोरा तो महाराष्ट्र में है और बाघ जो गुफाएं हैं ये हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक, तो मैं समझता हूँ करीब करीब जो है हमारा जो गुप्त वंश था, जिसमें जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बता दी। इससे बाहर कुछ जाने का मतलब नहीं है। अगर गुप्तों से कुछ आएगा, गुप्ताओं से कुछ आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो की लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हो या फिर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है या मुझसे कुछ आप पूछना चाहते हैं या तैयारी के संबंध में आप कोई बात करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल अवश्य से ज्वाइन कर लो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।